बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है IFRS 5। इस स्टैंडर्ड का नाम है नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। सबसे पहले हम IFRS 5 का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो ऐसे नॉन करंट एसेट्स जिनको आपने हेल्ड फॉर सेल के लिए रखा है, ये जो IFRS 5 है क्या करता है, उन एसेट्स की क्लासिफिकेशन, उन एसेट्स की मेजरमेंट एंड प्रेजेंटेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स सेट आउट करता है। और ये जो IFRS 5 है वो ये कहता है कि जो नॉन करंट एसेट्स आपने हेल्ड फॉर सेल के लिए रखा है उनको आपने क्या करना है, जो फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है वहाँ पर सेपरेटली प्रेजेंटेड करना है। सेकंड, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टैंडर्ड IFRS 5 का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस हैं उनके लिए अपडेटेड रूल्स क्या करना है, सेट आउट करना है। उनकी प्रेजेंटेशन के लिए अपडेटेड क्या करना है, रूल्स को सेट आउट करना है। और IFRS 5 रिक्वायर करता है कि जो भी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस हैं आपने उनको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है वहाँ पर सेपरेटली प्रेजेंट करना है। अब वो एंटिटी जो कि नॉन करंट एसेट्स को हेल्ड फॉर सेल रखती है उसके लिए ज़रूरी है कि वो इसकी कैरिंग अमाउंट को रिकवर्ड करे प्रिंसिपली थ्रू ए सेल ट्रांजैक्शन, न कि थ्रू कंटिन्यूइंग यूज। फॉर दिस टू बी द केस, इस मकसद के लिए क्या होना चाहिए, ये कंडीशंस क्या होनी चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। वो कंडीशंस कौन से हैं? नंबर 1 कंडीशन है आपका जो एसेट है जिसको आपने हेल्ड फॉर सेल रखा है वो अवेलेबल होना चाहिए फॉर सेल इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन, अपनी प्रेजेंट कंडीशन में ही अवेलेबल फॉर सेल होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? द सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल, सेल को हाईली क्या होना चाहिए, प्रोबेबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या बनता है कि मैनेजमेंट आर कमिटेड टू द प्लान टू सेल द एसेट, यानी मैनेजमेंट का जो प्लान है वो क्या हो, मैनेजमेंट कमिटेड हो कि उसने एसेट को क्या करना है, सेल करना है। और उस जो मैनेजमेंट है उसने क्या किया हो, बायर को ढूंढना स्टार्ट करा हो। और थर्ड कंडीशन क्या है कि जो आपका एसेट है उसकी जो मार्केट प्राइस मैनेजमेंट में रखी हो वो क्या होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। देन और क्या कंडीशन है? और कंडीशन ये है कि जिस डेट को आपने उस एसेट को हेल्ड फॉर सेल के लिए क्लासिफाई किया है विद इन 1 ईयर ये प्रोबेबल हो कि ये सेल होनी चाहिए। एंड आखिरी कंडीशन क्या है? आखिरी कंडीशन ये है कि मैनेजमेंट ने जो प्लान बनाया था स्टार्ट में उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आनी चाहिए और वो अपने प्लान से विदड्रॉ नहीं करे। जब ये सारी कंडीशन पूरी होंगी तो देन आप किसी भी नॉन करंट एसेट को हेल्ड फॉर सेल में क्लासिफाई कर सकते हो। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल रखा है उनकी इनिशियल मेजरमेंट क्या होनी चाहिए, उनकी मेजरमेंट क्या होनी चाहिए। तो अगर कोई भी नॉन करंट एसेट क्वालिफाई करता है एज हेल्ड फॉर सेल, क्वालिफाई करने के लिए हमने क्या कंडीशन बताए थे, ये वाले कंडीशन। तो कोई भी एसेट ये वाले कंडीशन पूरे करता है तो उसको जो है हमने मेजर्ड करना है लवर ऑफ दियर कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। किस पे कैरी करना है? लवर ऑफ कैरिंग अमाउंट, उनकी जो कैरिंग अमाउंट होगी और उस वक्त जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होगी, इन दोनों में से जोन सी लवर होगी हमने उस पर उस एसेट को रखना है। और जो हेल्ड फॉर सेल नॉन करंट एसेट है उसको हमने क्या करना है, सेपरेटली प्रेजेंट करना है। कहाँ पर? ऑन द फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और किस क्लास में रखना है? अंडर करंट एसेट्स के अंदर हमने उसको क्लासिफाई करना है। देन आपने जो है डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना। और अगर IS 16 का कोई क्या था, एसेट था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था, अब आपने उस एसेट को हेल्ड फॉर सेल रखा है और IS 16 का रिवैल्यूएशन मॉडल था, तो आपने क्या करना है, उस एसेट को रिक्लासिफाई करने से पहले, उस एसेट को IFRS 5 के अंदर रिक्लासिफाई करने से पहले आपने क्या करना है, IS 16 का जो एसेट था अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो आपने क्या करना है, रिवैल्यू करना है अंडर IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। रिक्लासिफिकेशन से पहले आपने ये काम करना है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। 1 जनवरी 20x1 में क्या हुआ है, एक कंपनी ने एक मशीन खरीदी है जिसकी प्राइस है 20,000
और इस मशीन की जो यूज़फुल लाइफ है वो 10 ईयर्स है और रेजिडुअल वैल्यू है 0। 30 सितंबर 20x3 में क्या हुआ है, इस कंपनी ने डिसाइड किया है कि इसने क्या करना है, मशीन को सेल करना है एंड इसने बायर ढूंढना स्टार्ट करा है। अच्छा, और मशीन, ये जो मशीन्स हैं ये क्या है, शॉर्ट सप्लाई में है, तो कंपनी कॉन्फिडेंट है कि मशीन जो है वो क्विकली क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी। और 30 सितंबर 2003 को इसकी जो मार्केट प्राइस है वो कितनी है, 13,500, और 500 जो है कॉस्ट लगेगी इसको बेचने के लिए, और मेक इट अवेलेबल टू द परचेसर। द मशीन हैज़ नॉट बीन सोल्ड एट द ईयर एंड, ईयर एंड तक मशीन को इसने क्या किया है, सेल नहीं करा है। अब आपसे पूछा क्या है, एट व्हाट वैल्यू शुड द मशीन बी स्टेटेड इन, इस कंपनी के फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है 2000x3 के लिए आपने मशीन की क्या वैल्यू होगी। अब देखें कि 1 जनवरी को इसने मशीन ख़रीदा था, तो जाहिर सी बात है यूज़ के लिए ख़रीदा था, तो 1 जनवरी 2001 में ये मशीन जो है क्लासिफाई होगी किसके अंदर, अंडर IAS 16। 1 जनवरी से लेके 30 सितंबर 2003 तक ये क्लासिफाई होगी अंडर IAS 16। तो 30 सितंबर 2003 तक हमने क्या करना है, इसकी अकाउंटिंग करना है IAS 16 के अंदर। यानी हम क्या करेंगे, इसको डेप्रिशिएट करेंगे 1 जनवरी 2001 से लेकर के 30 सितंबर 2003 तक। देन जो कैरिंग अमाउंट आएगी उसको साइड पे लिख देंगे, और फिर क्या करेंगे, हमने रिकॉर्ड किस पे करना था, लवर ऑफ कैरिंग अमाउंट एंड NRV यानी फेयर वैल्यू लेस टू सेल। तो चलें इसको हम देखते हैं। ये देखें, एसेट की कॉस्ट कितनी थी, 20,000 कॉस्ट थी, तो ये ईयर 1 में कितना डेप्रिशिएट होगा, इसकी जो कॉस्ट थी उसको हमने डिवाइड किया 10 से, उसकी यूजफुल लाइफ से, तो 2000। ईयर 2 में भी 2000 से डेप्रिशिएट होगी। ईयर 3 में क्या हो गया है, ईयर 3 में ये सिर्फ 9 महीने के लिए डेप्रिशिएट हुई है। क्यों 9 महीने के लिए हुई है, देखें 1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 2001 तक 1 साल, 31 दिसंबर 2002 तक 2 साल, फिर 1 जनवरी से लेके 30 सितंबर तक कितने महीने होते हैं, 9 महीने होते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है, पहले 2 साल की पूरी डेप्रिसिएशन, देन जो तीसरा साल है उसमें 9 महीने की डेप्रिसिएशन। तो हमने कॉस्ट में से इसकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी उसको लेस करा, तो 14,500 क्या है, कैरिंग अमाउंट है। ये कैरिंग अमाउंट कब आया है, 30 सितंबर 2003। इस डेट को हमने ये डिसाइड किया है कि आपका जो मशीन है उसको हमने क्लासिफाई करना है हेल्ड फॉर सेल यानी IFRS 5 के अंदर। तो अब हमने ये कहा था कि आपने मेजरमेंट किस पे करनी है, लवर ऑफ कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब फेयर वैल्यू कितनी है 30 सितंबर 2003 को, 30 सितंबर 2003 को इसकी फेयर वैल्यू है 13,500 और कॉस्ट टू सेल कितनी है 500। तो जब 13,500 में से आपने 500 लेस करा तो 13,000 इसकी क्या आई, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, जबकि कैरिंग अमाउंट क्या है 14,500। तो इन दोनों में से लवर क्या है, 13,000 लवर है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या करेंगे, 13,000 हमने ये रिकॉर्ड करना है। अब आपने क्या किया है, 14,500 को कम करके किस पे रिकॉर्ड किया है, 13,000 को। तो 1,500 का क्या है, इम्पेयरमेंट लॉस आया है। इस इम्पेयरमेंट लॉस को हम दिखाएंगे कहाँ पर, SOCI में दिखाएंगे। तो SOCI में हमने क्या क्या दिखाना है, SOCI में हमने दिखाना है तीसरे साल की ये 9 महीने की डेप्रिसिएशन 1500, और बाकी 9 तो 10, 11, 12 3 मंथ इसने डेप्रिशिएट नहीं करना है क्योंकि हमने इसको हेल्ड फॉर सेल करा है, ठीक। लेकिन इसकी जो इम्पेयरमेंट लॉस है उसको भी हम SOCI में दिखाएंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताना था कि SOFP में इसकी अमाउंट क्या होगी, तो वो अमाउंट होगी 13,000। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस को।